Good evening, everyone. Namaste. Actually. Hi, Dr. Rekha. How are you? Hi, I'm good and sorry, I'm reaching in clinic in 2 minutes. Okay? Meanwhile, No problem. No problem. We'll wait for you. हम wait करते हैं आपके लिए. Yeah. yeah, So meanwhile, today, you can take your as all question. we, yeah, yeah. Okay, doctor. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक न्यूट्रिशन फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट्स एंड Dr. Rekha, who is I'm thrilled to invite her and for this session. I'm so excited. Dr. Rekha, who is MBBS MD, radiation oncologist, and she's from Delhi. She's working in hospitals and every day वो बहुत सारे patients को attend करती है. She has like बहुत बहुत सालों का उनको experience है about cancer. And today we are going to talk about food and nutrition. जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी में फूड, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज भी जरूरी होता है. एंड अगर ये सेशन में हम आपके सारे जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं और हम अगर आंसर नहीं कर पाए, टाइम नहीं हुआ, तो श्योरली फॉर एवरी क्वेश्चन मी और डॉक्टर रेखा विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड पोस्ट इट. सो डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे. Right. Yeah. So, yeah, Dr. Rekha. You can ask question. We can start, Dr. Rekha. Okay. So, आपने बताया था ना कि आपने स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस लोगों से पूछे थे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. तो meanwhile I reach in clinic ना, Yeah. आप वो क्वेश्चंस को एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करिए. मैं जैसे ही पूछती हूँ then I will start asking questions. Yeah. So, Neha has asked, I think Neha has asked a question about the relation between sugar and cancer, जो बहुत ही गूगल सर्च एंड बहुत ही लोगों के दिमाग में अभी भी मिथ है या है कि क्या कैंसर पेशेंट को शुगर कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, इज इट गुड फॉर हेल्थ और नॉट. बट एज ए इंडियन, शुगर और घी की मिठाइयाँ लाइक हमारे कल्चर में है, हमारे सिस्टम में है. हाँ. जो क्रेविंग होती है हर किसी को, लाइक खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए करके, लाइक काफी एड्स भी बने हुए हैं. सो कैसे कंट्रोल किया जाए जो हम लोगों ने बचपन से खाया है, हमारे नानी दादी ने खाया है, खिलाया है. सो सी, आई डोंट सजेस्ट कि यू शुड कंप्लीटली गो ऑफ शुगर. देर आर चेंजेस, देर आर दूसरी चीजें भी है, मीठा खाने के दूसरा तरीका भी है. सो या, क्योंकि शक्कर खाने से क्या होता है, जो कैंसर सेल्स हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इम्यूनिटी कम होती है, एंड देन कैंसर फाइटिंग जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ में और बढ़ोतरी होती है. सो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर जो प्रोसेस फूड के साथ मिक्स होता है, उसकी जगह वी कैन रियली शिफ्ट टू नेचुरल शुगर प्रोडक्ट्स. लाइक अभी आजकल मॉन्क शुगर इज वेरी गुड, जो मॉन्क फ्रूट का शुगर होता है. वी कैन ईट डेट्स का शुगर, बट वो भी रोज नहीं. यू हैव टू ईट इन अ बैलेंस एंड इन अ मॉडरेशन. सो उस तरह से एज ए इंडियन हम हमारी शुगर क्रेविंग्स को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं, बट ओनली विद द नेचुरल शुगर्स. या. एक्चुअली लोगों का सबसे एंड बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि नहीं, उनको पता है प्रॉब्लम क्या होता है. उनको लगता है कि हमें किसी ने बताया है कैंसर सेल शुगर पर ही फीड करती है और अगर हम शुगर नहीं लेंगे तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा. तो उन्हें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप कुछ भी खाओ वो बॉडी में जाके शुगर ही बनता है. तो ऐसा नहीं है कि बस शुगर आपने छोड़ दिया एंड यू विल बी लाइक कैंसर फ्री. तो ये एक बहुत या, बड़ा मिथ है. बिकॉज या बिकॉज जो वेदर इट्स कैंसर सेल्स और अ गुड सेल्स, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स, दोनों तरह के सेल्स हैं. तो गुड सेल्स को भी शुगर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और कैंसर सेल्स भी शुगर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना. पर वही अगर जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाए देन इट्स वेरी बैड. और प्रॉब्लम ये है कि कैंसर सेल, आई से एक वर्ड बोलती हूँ मैं कैंसर सेल्स को, दे आर द स्मार्टेस्ट, बहुत स्मार्ट होते हैं. मैं हमेशा उनके लिए स्मार्ट वर्ड यूज करती हूँ, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है इतनी स्पीड से होती है और हमारी बॉडी के पार्ट्स को हमको मालूम भी नहीं होता है, अंदाजा भी नहीं होता है कि वो कौन से एरिया में स्पीडली बढ़ गए. एंड आफ्टर अ पॉइंट हम लोगों को मालूम पड़ता है कि क्या हो गया. राइट.
जिसमें हर साल नॉट एवरीबडी हर साल थ्रू इंश्योरेंस वो लोग अपने रेगुलर चेकअप्स भी कराते रहते हैं लोग, फिर भी ये ग्रोथ उनकी कहाँ हो रही हमें मालूम ही नहीं पड़ता। सो इसलिए रिफाइंड शुगर इज बिल्कुल ना मीन्स ना। बट यस यू कैन रियली हैव योर शुगर। जो आपकी स्वीट क्रेविंग्स है आप उनको नेचुरल सोर्सेज से जरूर से पूरा कर सकते हैं। आखिर यार हम इंडियन है, हमको चाहिए वो लड्डू चाहिए जो नानी दादी ने बनाया है। सो वी कैन रियली हैव इन द फॉर्म ऑफ डेट्स, आप मिक्स करके बहुत हेल्दी लड्डू भी बन सकते हैं। यस, सो दिस वाज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड या सो So आई थिंक डॉक्टर रेखा हैज रीच्ड क्लिनिक। नाउ अब हेल्दी डिस्कशन शुरू होगा। तो थैंक यू रीना जी अपना टाइम देने के लिए। और मुझे पता है कि ये लाइव सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी जो हर पेशेंट्स की नीड होती है और मुझसे लोग पूछते हैं। राइट, एक तो जो मुझे सबसे बड़ा जो मिसिंग लिंक लगता है ना, वो ये लगता है कि रोल ऑफ डाइट्रिशियन और रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट इन कैंसर मैनेजमेंट बहुत ही नेग्लेक्टेड है। राइट, तो एब्सोल्युटली मैं चाहती हूँ कि आप ना एटलीस्ट ये एक्सप्लेन करें कि व्हाई न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन्वॉल्व फ्रॉम डे वन इन कैंसर मैनेजमेंट। तो या तो न्यूट्रिशन का रोल इन द कैंसर ट्रीटमेंट, वाइल कैंसर ट्रीटमेंट और पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑल्सो, मतलब तीनों ही स्टेज में बहुत जरूरी होता है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि सी एवरी बॉडी इज यूनिक, हर इंसान अलग होता है एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड। बॉडी के हर पार्ट का अलग कैंसर होता है और उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है एंड हर किसी का, हर इंसान का रूट कॉज भी अलग होता है। So Dr. Rekha, I want to explain कि अगर any patient is coming to me, वो मेरे को कॉल कर रहे हैं कि डॉक्टर रीना आपका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट का जनरली प्रोसीजर पीपल डोंट नो। तो हमारा जो फर्स्ट कंसल्टेशन होता है दैट इज लाइक फॉर 30 to 45 minutes, इट्स नॉट लाइक 5 minutes, 30 to 45 minutes होता है, जिसमें मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ से चालू हुआ है। आई रियली वॉन्ट टू नो द रूट कॉज कि आपका लाइफस्टाइल कैसा था, आपके फूड हैबिट्स कैसे थे, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी थी, आपका डायबिटीज, थायराइड, अदर डीएनए थिंग, जीन्स थिंग, कि आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री में क्या बीमारी आप कैरी करके आ रहे हो। एंड आपके बचपन से मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन लोगों को गट हेल्थ के इश्यूज बहुत होते हैं। एसिडिटी ले लो, कॉन्स्टिपेशन ले लो, गैस ले लो, अगर इसको प्रोलॉन्ग करें तो इट कैन टर्न इनटू द सीवियर डिजीजेस लाइक कैंसर ऑल्सो। तो आई वुड लाइक टू से एवरीबडी कि अगर एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको तुरंत वहीं पे ठीक कीजिए, उसको प्रोलॉन्ग मत कीजिए। उसके बाद मेरा ये जानना होता है मेरे पेशेंट से कि नाउ आपके पास में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपके बीपी लेवल्स, आपके थायराइड लेवल्स, सारा चीज जानने के बाद देन अगर ट्रीटमेंट उनका चालू हुआ है कीमो का या रेडिएशन का, देन आई स्टार्ट कि उनको अगर कल को कोलेट्रल कैंसर हुआ है, क्या हुआ है, तो उस हिसाब से उनको खाना दिया जाता है। लाइक मिल्क, किसी किसी कैंसर में मिल्क प्रोडक्ट्स इज टोटली नो, एंड एज ए इंडियन some cases में okay we can give little buttermilk also, but again we have to know कि milk का source क्या है। the milk source should be really good। और बहुत सारे कैंसर्स में मिल्क प्रोडक्ट्स आर स्ट्रिक्टली नो। लाइक डॉक्टर रेखा, मैंने आपका एक वीडियो देखा है जिसमें आपने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी कैंसर्स में मिल्क प्रोडक्ट्स इज एकदम नहीं है। प्लीज गाइस गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड देन माय नेक्स्ट स्टेप इज I talk to the family, I talk to the caregivers कि I just see patient की surroundings कि Dr. उनके, Reena, sorry to interrupt you, but I just want to know my picture is clear to you because yeah, you you're are very blur much on my screen. okay। Hope so. There is no network issue from your side. Yeah, I'm my network is good, I believe. Yeah, you're visible, but I think there is some background noises from your side, your end. If you can check.
can anybody tell me that me and Dr. Rekha are clearly visible, we are seen, and we are audible? Yeah. Now it's Okay. better. Okay. Noise is still there? Yeah. Background noise is still there, doctor. Yeah. Yeah. But okay. Anyways, My voice is clear. yeah. Your voice is clear. So, doctor, what you can do is when I'm talking, you can pause your thing, ताकि background noise नहीं आए. You just give me a minute. I switch off that noise coming from outside. Yeah. Yeah. Sure. Guys, please keep asking your questions. Yeah. Yes. Now I better? think same question people have been asking. Yes. Yeah. Yes. Now it's better. So Yeah. yes, you were telling कि हर कैंसर पेशेंट्स में मिल्क नहीं देना होता है और सोर्स ऑफ मिल्क हमें पता करना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे मैं आज ही पता मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आया था कि मुझे किसी ने बोला है कि हेड एंड नेक कैंसर है मेरे घर में, उसके ब्रदर को था माउथ का कैंसर, क्या उनको दूध नहीं देना है? तो ऐसा कुछ है क्या इसके पीछे का फैक्ट कि उन पेशेंट्स को हमें मिल्क नहीं देना चाहिए जो माउथ कैंसर के पेशेंट्स होते हैं? क्योंकि एज ए डॉक्टर हम तो बोलते हैं कि नहीं, आप अच्छी से मिल्क लीजिए, प्रोटीन पाउडर मिला के उसमें दीजिए, कोशिश करिए दोपहर में दही भी आप खाएं. तो मैं आपका कॉल जानना चाहती हूँ एज ए ऑन्को डाइटिशियन कि आपका क्या कॉल है? See, number one, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट. उसको डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है. एंड कैंसर के केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर डाइजेशन और इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है. गट हेल्थ के इश्यूज, कोई भी कैंसर हो रिलेटेड होता ही है. एंड आप अगर दूध ले रहे हैं और पेशेंट को जनरली 2-2 घंटे में कुछ कुछ दिया जाता है. एंड मोस्टली मिल्क इज कंप्लीट होल फूड, है ना. कंप्लीट फूड होता है उसमें. इट टेक्स 4 to 5 hours टू डाइजेस्ट. काफी सारा प्रोसेस होता है. बट अगेन अगर बहुत बटर मिल्क, आई एम ओके विथ इट. पतला सा 1 tablespoon एक ग्लास में आप बटर मिल्क ले सकते हैं. प्रोटीन सत्तू पाउडर के साथ ले सकते हैं. बट मिल्क इज रियली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. एंड फॉर लाइक इट्स माई सजेशन कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट वाइल कैंसर ट्रीटमेंट थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो रियली इट विल गिव अ गुड रिजल्ट इन द ट्रीटमेंट. राइट. कोई इश्यूज नहीं होते. राइट. एक्चुअली योर पॉइंट इज वैलिड बट इशू इज दिस, जो हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू लिक्विड डाइट मोस्ट ऑफ टाइम. तो उनके पास ना ज्यादा कुछ ऑप्शंस होते नहीं है. क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं बताती हूँ मेरी ओपीडी का एक्सपीरियंस, जब मैं पेशेंट को पूछती हूँ कि आपने क्या ले रहे हो, अगर जो राइस ट्यूब फीड पे होते हैं, लिक्विड डाइट पे होते हैं, पता है वो क्या बताते हैं? हमने दूध लिया, हमने चाय में डाल के बिस्किट ले लिए हैं और हमने नारियल पानी, मैक्सिमम बस यही 3 चीजें वो बताते हैं. तो हमें लगता है कि हम उनको क्या बेटर ऑप्शन दें, तो हम उन्हें डिफरेंट टाइप के शेक्स बताते हैं. दलिए का पानी बताते हैं, खिचड़ी मैश करके बताते हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसी बताते हैं. तो हमें लगता है कि अगर हमने मिल्क रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो जो उनके लिए प्रोटीन का सोर्स भी है, क्योंकि उसमें प्रोटीन मिक्स करके लेते हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं अपनी डाइट को बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे. तो ये हमारे लिए ना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हमको ये बोलना कि नहीं दूध नहीं लेना है. अच्छा, तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई पेशेंट है माउथ कैंसर का और वो लिक्विड डाइट पर है, तो आपके क्या सजेशंस होते हैं कि वो क्या क्या ले सकते हैं? क्योंकि मैं क्यों पूछ रही हूँ ये बात कि मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या हम दूध में कच्चा अंडा फेंट के ले सकते हैं? ये कुछ बहुत बड़े मिथ है. बहुत सारे मिथ हैं. सो अगेन मिल्क इज इटसेल्फ अ हेवी एंड कंप्लीट मील, तो उसमें कुछ और ऐड क्यों करना, है ना. आई बिलीव इन मोनो डाइट कि जिसको सिंगल वैसे ही लिया जाए तो डाइजेशन इजी हो जाता है. और आप जब किसी चीज में बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं पहले क्या डाइजेस्ट करूं. राइट. सो मैं तो जनरल पेशेंट को भी यही बोलती हूँ जो कैंसर पेशेंट नहीं है कि प्लीज मोनो डाइट फॉलो कीजिए तो डाइजेशन बहुत इजी हो जाता है ना. एंड मिल्क बहुत सारे आप मिल्क के सब्स्टिट्यूट, यू कैन रियली हैव आलमंड मिल्क which is very healthy. You can really have
कैशू मिल्क ले सकते हैं। कोकोनट मिल्क इज द बेस्ट थिंग आई से। कोकोनट मिल्क आपको एनर्जी भी देगा एंड इट्स वेरी गुड, और हल्का भी होता है और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। लाइक तो ये हमारे इजीली अवेलेबल है। नेचुरल में हमारी टीचर ने हमको सिखाया है कि कोकोनट बॉडी में झाड़ू का काम करता है। तो सो इट्स रियली गुड, और ये इंडियन थिंग है, तो हम कोकोनट आपको बहुत अच्छा एनर्जी देगा, है ना। सो आई थिंक मिल्क की जगह कोकोनट मिल्क एंड आलमंड मिल्क इज रियली गुड सब्स्टिट्यूट, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मेक ऑल्सो। यूट्यूब पे बहुत सारे रेसिपीज दी हुई है डिफरेंट टाइप, जो आप बना सकते हैं, है ना। यू कैन हैव रियली, आप दाल का सूप ले सकते हो पतला, जिसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल दिया। मतलब जो लिक्विड डाइट पे है, दे कैन हैव कोकोनट मिल्क, दे कैन हैव आलमंड मिल्क, दे कैन हैव दाल का सूप, दे कैन हैव वेजिटेबल ग्रीन सूप, ग्रीन लीफी सूप ले सकते हैं, है ना। ग्रीन लीफी जूस ले सकते हैं। सिर्फ बहुत सारे, चाय जरूरी नहीं है। दे कैन रियली हैव काढ़ा, हमारे इंडियन सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस का काढ़ा पी सकते हैं रात को और सुबह। सम आयुर्वेदिक काढ़ास आर रियली गुड फॉर दिस, जो अंदर से इम्यूनिटी बिल्ड करता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स। और फिर आप आपने जैसे बोला कि राइस की गंजी बना के दे सकते हैं, दैट्स अगेन अ वेरी गुड स्टार्ची फूड है। लौकी का जूस दे सकते हैं, एशगार्ड का जूस दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को एसिडिटी डेवलप नहीं होगी, बिल्डअप नहीं होगी। सो देयर आर मेनी थिंग्स। दूध इज ओनली नॉट द थिंग। पर मैंने भी मेरे बहुत सारे पेशेंट को देखा है, वो बोलते हैं डॉक्टर अब ये तो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह में टेस्ट नहीं है, तो वो तो अच्छी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी दी जाती है, आम का रस दिया जाता है, सारी राइट। मीठी चीजें। वी डोंट फोकस कि शक्कर और दूध का कॉम्बिनेशन इज वेरी बैड, इट्स लाइक अ पॉइजन, रिफाइंड शुगर एंड मिल्क। तो वो ये समझ ही नहीं रहे। और हेड एंड नेक कैंसर में तो म्यूकस जो बिल्कुल डेवलप नहीं होना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्ट तो म्यूकस बिल्ड करते हैं। एज पर आयुर्वेदा and naturopathy, white things build up the mucus, and mucus again create the tumors, which is bad. तो राइट। शुगर प्लीज लिमिट कीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स प्लीज, एनिमल प्रोडक्ट्स प्लीज लिमिट कीजिए, ट्राई टू अवॉइड इट, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। फिर आप मॉडरेशन में बाद में थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मतलब आपसे अभी तक बात करके मुझे समझ आया कि एक जो एक्सपर्ट का डाइट प्रोटोकॉल होता है वो कितना ज़रूरी है कैंसर ट्रीटमेंट के साथ इंक्लूड करना। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी बातें मुझे भी अभी पता चल रही हैं, जैसे कि मैंने अभी तक नहीं एडवाइस किया किसी भी कैंसर पेशेंट को कि आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं या आलमंड मिल्क ले सकते हैं, बट आपने बताया कि कितना हेल्पफुल है कोकोनट मिल्क। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर ऑन्कोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए कि प्लीज़ कम से कम एक कंसल्टेशन ले लो जाके डाइट्रिशियन से, क्योंकि आप जो पहली बार पेशेंट को देखेंगे तो आप उसे बता देंगे कि भाई ये तुझे अवॉइड करना है, ये खाना है और ये क्यों खाना है। अभी आज ही मैं बताती हूँ, एक पेशेंट का मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आया कि मेरे ब्रदर को कोलोन कैंसर है एंड उनकी 7 कीमोथेरेपी चल गई है, वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, वो आगे का इलाज नहीं ले सकते। फिर मैंने पूछा उनसे कि हैव यू डिस्कस्ड और हैव यू टेकन एनी टाइम कंसल्टेशन विद द ऑन्को डाइट्रिशियन। तो उन्होंने पता क्या बोला मुझे, मैम ये कौन होते हैं। आई वाज लाइक कि भाई मतलब आप सोचो ये इतना बड़ा गैप है, इसको हम कैसे फिल करें। देखो मैं मानती हूँ बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारी तरफ से भी कमी है। हर पेशेंट को जब हम फर्स्ट डे कंसल्ट करते हैं और हमने अपना फ्लो चार्ट लिख दिया कि दीज गाइडलाइंस विल बी योर ट्रीटमेंट पार्ट और दीज स्टेप्स विल बी योर ट्रीटमेंट पार्ट, नाउ you have to go to dietitian and take advice from her, show our prescription कि भाई ये हमारे साथ होने वाला है मैम, अब आप इसमें बताइए हमें किस स्टेप पे किन बातों का ध्यान देना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर डे 1 से हमारे साथ ऑन्को डाइट्रिशियन हमारे प्रोटोकॉल्स में होंगी तो शायद रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। ट्रू, वेरी ट्रू, आपने एकदम सही बोला। बिकॉज हमारे पास पेशेंट डॉक्टर बहुत लास्ट स्टेज में आता है, बहुत बाद में, बहुत गड़बड़ करके आते हैं। एक इजी लैंग्वेज में बोलूं कि बहुत सारा गलती करके आते हैं और उसे ठीक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बिकॉज हम लोग कोई भी, आई डोंट बिलीव मच इन सप्लीमेंट्स, थोड़े बहुत, वी डोंट गिव एनी मेडिसिन। हमको अगर ठीक करना है तो थेरेपी से करना है और फूड से करना है, राइट। एंड उनके माइंडसेट से करना है। तो इट टेक्स, हमारा बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो अगर डे 1 से जैसे ही उनको मालूम पड़ा है and they start our treatment with the chemotherapy and radiation, it really works wonder। बहुत बहुत ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। वो आराम से कीमो के और रेडिएशन के साइड इफेक्ट भी झेल पाते हैं। उनका इम्यूनिटी हम बिल्डअप कर देते हैं। उनको जो नोजिया होता है विच इज वेरी कॉमन, वॉमिटिंग, नोजिया, गिडिनेस, वो हम बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। राइट। तो
और I suggest कि please you should consult because there are 5 pillars I believe cancer therapy के. Number 1 is allopathy treatment, chemo, radiation, surgery. Number 2 is food and lifestyle, nutrition. Number 3 यस is emotional and mental. आपको कोई guide करने वाला चाहिए. Counseling you need. And number 5 depends on spirituality also. तो मेरे जो पेशेंट होते हैं मैं उनके केयर गिवर्स और फैमिली मेंबर को भी जाके स्पेशली आई मीट देम, आई डू काउंसलिंग, बिकॉज अगर पेशेंट का सराउंडिंग ठीक नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो वो कैसे ठीक होगा पेशेंट ट्रू के? बिकॉज पेशेंट तो बिस्तर पे लेटा है, वो तो ट्रीटमेंट ले रहा है, राइट? अगर घर वाले जो उसको खाना बना के दे रहे हैं केयर गिवर्स, उनको अगर नॉलेज नहीं है कि व्हाट फूड शुड बी गिवन, देन तब तो पूरा स्टोरी खत्म, राइट? पेशेंट कैसे ठीक होगा? So they have to be educated. They have to be educated कि हमको पॉजिटिव रहना है, हमारे पेशेंट को पॉजिटिव रखना है, ठीक हो जाएगा, उनको बराबर फूड देना है, राइट बिकॉज उसको तो जो दिया जाएगा, जो फीड किया जाएगा, वो लेगा। और इस तरह से पेशेंट और स्ट्रांग हो जाता है कि यस, पेशेंट को क्या चाहिए होता है? लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। सिंपैथी नहीं चाहिए होती है, जो सबसे ज्यादा मिलती है। सबसे ज्यादा तो मिलती है, पेशेंट सिंपैथी तो बहुत ही ज्यादा मिलती है, सुनते के साथ ही लोग सिंपैथी जज बिल्कुल करने नहीं लगते चाहिए हैं। होती है, बिकॉज हमको हमारे पेशेंट को फाइटर बनाना है। इस चीज से निकल के उसका लाइफ चेंज हो जाना चाहिए, वो और क्लाइम करना चाहिए उसकी लाइफ में और ग्रो होना चाहिए। सो आई जस्ट आस्क माय पेशेंट कि फोकस करो, कि कुछ बिल्डअप करो, कोई नया बिजनेस करो, घर बैठे बैठे बुक्स पढ़ो, कुछ और करो। आपका जो पैशन था, जो आपने अभी तक नहीं किया, प्लीज गो फॉर इट। सो वी True. हैव टू शिफ्ट देयर फोकस। अच्छा रीना ये जी, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पूछना था कि आपको स्क्रीन पे लाइव पीपल नजर आ रहे हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है? क्योंकि आई एम सरप्राइज्ड कि ओनली फॉर लास्ट 20 मिनट्स इट इज शोइंग ओनली 2। नहीं, इज इट सो? पीपल आर ज्वाइनिंग। यस, मेरे फीड में दिखा रहा है पीपल आर ज्वाइनिंग। मतलब नंबर आ रहा है आपकी फीड में? यस यस, पीपल आर ज्वाइनिंग। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तब से हमने 20 मिनट्स हमने डिस्कशन किया एंड नो वन इज ज्वाइनिंग, ओनली 2 पीपल आर हियर एंड यू एंड मी। इट इज मतलब People are joining. Please, can somebody type the message that you can see us क्योंकि मुझे and you डाउट है कि can कुछ hear us? We इशू are. तो नहीं है। No, I think people are joining. We can continue. ओके तो डॉक्टर रेखा, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। यस बहुत सारे बहुत सारे मतलब मेरा अभी तक इतना क्लोजली किसी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से अभी तक बात नहीं हुई है। या so yeah, I have got that. I can see you. Yeah, so some of people are saying they can see you, they can hear us. Okay, yeah. ओह So नाइस, मतलब doctor. मुझे तो लग रहा था कि हम दो ही हैं सिर्फ लाइव में। नहीं, हम दोनों का वी रियली हैव अ बिग वर्क, हमारे शोल्डर्स पे हमको बहुत काम करना है। सो डॉक्टर रेखा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जो भी पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट ने ट्रीटमेंट के दौरान अगर डाइट, लाइफस्टाइल चेंजिंग और थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए, उनका काउंसलिंग भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो उनकी ट्रीटमेंट में क्या फर्क आया? और जो पेशेंट दे आर अनअवेयर अबाउट द डाइट, लाइफस्टाइल, उनको मालूम ही नहीं है, बस जो आ रहा है कुछ भी दे रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जर्नी कैसी रहती है? राइट, ये रीना जी मैं कहूँगी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपको पता ही है रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना, बहुत लॉन्ग आवर्स मतलब लॉन्ग डेज के लिए होता है। ज्यादातर किसी भी कैंसर में whenever we give radiation ना, it is like 1 month, 1.5 month and in few diagnosis 2 month। पेशेंट को इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए लगातार आना होता है, तो इनिशियल स्टेज में तो वो कंटिन्यू कर जाते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन जैसे जैसे साइड इफेक्ट आना शुरू होते हैं ना, वो इंटरप्ट करने लगते हैं, और इंटरप्शन ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने क्वेश्चन किया कि जो लोग डाइट पे ध्यान देते हैं या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग पे ध्यान देते हैं और जो एक पॉजिटिव माइंडसेट पे ध्यान देते हैं, उनका रोल कितना आता है, तो मैं कहूँगी उनका रोल, अगर मेरा ट्रीटमेंट 100% है तो उनका रोल 110% है। क्योंकि अगर डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, पेशेंट को इतने साइड इफेक्ट आएंगे, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग में या मेंटल हीलिंग में सपोर्ट नहीं किया गया, तो वो इतने डीमोटिवेटेड रहेंगे कि वो अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। तो सम हाउ
हमारा एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें डे 1 से ये एंश्योर करना चाहिए कि हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसको हम क्या ऐसा वे या सोल्यूशन दें कि वो कंटिन्यू करे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं हेड एंड नेक का लेती हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर मेल में मोस्ट कॉमन है अगर हम पैन राइट। इंडिया की बात करें, और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं अगर हेड एंड नेक कैंसर की बात करूं और मैं पेशेंट का रेडिएशन से मुझे ट्रीटमेंट करना है पूरा, क्योंकि मोर देन 60% कैंसर्स में हेड एंड नेक में रेडिएशन का रोल होता ही होता है। और अगर मैंने रेडिएशन शुरू कर दिया और पेशेंट ने वो 15 फ्रैक्शन के बाद यानी कि 2 वीक्स की ट्रीटमेंट के बाद 1 वीक का गैप ले लिया, तो आप समझ रहे हो जो मैंने स्टार्ट किया ना ट्रीटमेंट में पहले ही फेल हो गई, क्योंकि इंटरप्शन ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। रीजन, एक तो कैंसर के रिलैप्स के चांसेस बढ़ गए, दूसरा ओके। जब पेशेंट एक ब्रेक के बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये पेपर्स हैं कि उनका जो कैंसर सेल्स है ना वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंट हो गया आपकी ट्रीटमेंट के लिए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट कि जो उसको साइड इफेक्ट आने थे ना, अब वो और ज्यादा सीवियर ग्रेड में आएंगे। तो यहाँ पे एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट, एज ए डॉक्टर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट का डाइट का बहुत ध्यान दें, उसके माइंड मेकअप, स्पिरिचुअल हीलिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड पे बहुत ध्यान दें, उसका पेन मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दें, और साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन पे बहुत ध्यान दें। तो हमारे साथ जो मतलब मुझे लगता है कि जो हम लोग एक जो कमी हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वी आर कम्प्लीटली फोकस्ड ओनली एंड ओनली फॉर ट्रीटमेंट, वी आर नॉट सीइंग अदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो मैं कहूंगी कि यस, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस है। जो लोग डे 1 से डाइट का ध्यान देते हैं, जो लोग रिहेबिलिटेशन पे फोकस करते हैं, एक स्पिरिचुअल हीलिंग पे भी साथ साथ फोकस करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करते हैं, उनका कैंसर रिलैप्स और रिकरेंस एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट पेइंग अटेंशन टू ऑल दीज एस्पेक्ट इज लेसर। मतलब जो दे रहे हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वो ट्रीटमेंट भी पूरा करते हैं विदाउट इंटरप्शन, रिकरेंस रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं और साइड इफेक्ट भी कम आते हैं। हाँ, सो दे कैन लीव गुड लाइफस्टाइल। यस, पर डॉक्टर अभी जैसे मोस्ट ऑफ द कैंसर केसेस इज लाइक आफ्टर 40 एज, 40 के एज के बाद एक इम्यूनिटी तो ऑलरेडी लो हुआ ही रहता है ना? हाँ। राइट। तो फिर ऐसे इम्यूनिटी लो आपने अगर चेक कर लिया, अगर उनका हीमोग्लोबिन लो है, इम्यूनिटी लो है, देयर बीपी इज लो, तो आप उस केस में भी कीमो और रेडिएशंस देते हैं? नहीं, अगर आप पेशेंट तो आपके पास आया, देन व्हाट डू यू डू? फिर आप कैसे उनका हीमोग्लोबिन और सब चीज कैसे बढ़ाते? थ्रू सप्लीमेंट्स और थ्रू सम राइट। मेडिसिन? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना इस सिचुएशन में, देन वी एडवाइज टू पेशेंट के नाउ यू शुड एडमिट। और जब हम एडमिट करते हैं ना, तो हम वही सारी चीजें करते हैं जो हमें डे 1 से करना चाहिए। हमने पेशेंट को एडमिट किया, हमने आईवी न्यूट्रिशन पे उसका ध्यान दिया, हमने बेड साइड रेफरेंसेस कराए, लाइक हमने ऑन्को डाइट्रिशियन को रेफरेंस दिया, रिहेबिलिटेशन वालों को रेफरेंस दिया, साइकोलॉजिस्ट को रेफरेंस दिया। मतलब कुल मिला के हम वो चीजें करते हैं जो हमें डे 1 से करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, फैसिलिटी नहीं होती, तो वो इंटरप्टेड वे में करते हैं। अब हम करेंगे तो वही सारी चीजें जो आपने बताया कि भी हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, जो हमने डे 1 से नहीं दिया, पेशेंट वीक हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, हम उसे एडमिट कर रहे हैं, हम बीटी ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं, हम आईवी न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वही सारी चीजें हमें करनी होती है जो हम डे 1 से हमें करना चाहिए। और ये बहुत ही जरूरी है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन रेडिएशन ट्रीटमेंट के टाइम पे कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी। ओके, अब उस दौरान सपोज सपोज अगर जैसे मालूम पड़ा कि कैंसर डिटेक्ट हो गया है, नाउ डॉक्टर हैज आस्क्ड पेशेंट टू गो फॉर कीमो और रेडिएशन, जो भी है उसके लिए जरूरी चीज है, और उनके सारे लेवल्स बहुत लो है और बराबर होने के बाद ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बिल्कुल। सो कैन दे टेक अ गैप ऑफ 1 और 2 मंथ? नेचुरल तरीके से हम डाइटिशियन उनको इम्प्रूव करके दे सकते हैं, वो 1 या 2 महीने का गैप होता है वो टाइम में, कैन वी डू दैट? नो, आइडियली जब हमने कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो इट शुड बी कंप्लीट विदाउट एनी गैप, क्योंकि वो जो गैप हुआ उसमें कैंसर सेल रेजिस्टेंट हो जाती हैं और वो एग्रेसिव वे में प्रोलिफरेट होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने 2 साइकिल कीमोथेरेपी लगा दी पेशेंट को, ठीक है, तो जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थी वो सारी किल हो गई। अब मैंने वो 1 महीने का गैप दे दिया, तो जो रिमेनिंग कैंसर सेल्स थी जो वो डिवाइड हुई,
वो अब मेरी नेक्स्ट ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स नहीं करेगी। इसे बोलते हैं एसिलरेटेड रीपॉपुलेशन और रेजिस्टेंट का डेवलप हो जाना। इसीलिए रेडिएशन की ट्रीटमेंट में तो हमेशा बोला जाता है कि भाई अगर कुछ इश्यूज हैं थोड़ा डिले स्टार्ट कर लो, लेकिन जब आपने स्टार्ट कर लिया तो कंप्लीट करो, खत्म करो। ये ट्रू। बहुत बहुत बड़ा मैसेज है जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते। जैसे हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स की जब मैं बात करूं, जब मैं पेशेंट को रेडिएशन ट्रीटमेंट दे रही होती हूँ, जो जो ट्रीटमेंट उनका 1 मंथ में खत्म होना चाहिए वो उनके 2-2 3-3 महीने में खत्म हो रहा होता है, क्योंकि हम इतना गैप देते हैं। हम न्यूट्रिशन का टेक केयर कर रहे होते हैं, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है, राइट। तो मेरा मानना ये है कि जो बाकी के एस्पेक्ट हैं, न्यूट्रिशन हो गया या नेचुरोपैथी हो गया, ये मेंटल हीलिंग हो गया, राइट, काउंसलिंग सेशंस हो गए, रिहैबिलिटेशन सेशंस हो गए, वो कंटिन्यू रखिए अलोंग विद दिस ट्रीटमेंट। मतलब एक होता है ना लाइक कंबाइंड इफेक्ट लाना किसी भी या चीज में, मतलब हाँ एक मतलब एक पॉइंट पे कम सब साथ मिलके टीम की तरह हैमर करना। या इट्स अ टीम वर्क डॉक्टर। अभी जैसे लोग पूछते हैं, मेनी ऑफ माय पेशेंट आस्क कि डॉक्टर टेल मी सम 5 थिंग्स, 5 कुछ ऐसे खाने बता दीजिए, फूड्स बता दीजिए जो मैं खा के जस्ट कैंसर जस्ट से अ ठीक हो मिनट जाए। रीना जी। अनु, अनु ये फैन ऑफ करना, नॉइस आ रहे हैं बैकग्राउंड। सॉरी गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड पेशेंट रखने के लिए, प्लीज आई पेशेंस रखने के आई एम लिए। बैक। सो तो या डॉक्टर रेखा मैं बता रही थी कि पेशेंट जनरली पूछते कि प्लीज हमको 5 फूड चीज ऐसे बता दीजिए, कुछ फ्रूट्स बता दीजिए, कुछ हाँ ऐसी हाँ। कुछ जिससे हम ठीक हो जाए। मैं ये बोलती हूँ इट्स नॉट 1, 2 और 5 थिंग, इट्स अ कंप्लीट बैलेंस। उसी तरह कैंसर भी किसी एक चीज से या एक इंसान या एक डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इट्स अगेन अ कंप्लीट पैकेज राइट, कि ट्रू। ऑन्कोलॉजिस्ट भी चाहिए, कीमोथेरेपीज भी चाहिए, अगर सर्जरी है तो वो सर्जन भी चाहिए, यू नीड अ नेचुरोपैथिक न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, यू नीड अ काउंसलर ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है जरूरत है, अगर आप में बहुत ज्यादा फियर है, आप उसको डील नहीं कर पा रहे, फियर फैक्टर को, यू नॉट एबल टू टॉक टू, आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात नहीं कर पा रहे, तो प्लीज वो गो टू काउंसलर प्लीज। बहुत सारे काउंसलर अवेलेबल है, बहुत अच्छे अवेलेबल है, प्लीज। आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। अच्छा, यहाँ पे रीना जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कैंसर पेशेंट्स आपको कैसे अप्रोच करते हैं? दे अप्रोच यू फिजिकली और दे टेक कंसल्टेशन ऑनलाइन ऑल्सो? या मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट, आई थिंक मेरे लिए तो सारे मेरे पेशेंट ऑनलाइन ही होते हैं, ऑल ग्लोबली है सारे पेशेंट्स एंड ऑनलाइन। एंड आई जनरली डू ऑनलाइन वीडियो कॉल, जिसमें आई लाइक टू सी माई पेशेंट, मेरे पेशेंट का फेस, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस। आई वांट टू नो कि हाउ गुड ही इज, उनमें फियर फैक्टर कितना है, उनमें डाउट फैक्टर कितना है, उनके एनर्जी लेवल्स कितने हैं। उसको देख के मुझे मालूम पड़ जाता है कि नाउ मेरे को उनके साथ कैसे डील करना है, मुझे उनसे कैसे बात करनी है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमको उनको टच करके या फील करने की कोई जरूरत नहीं होती है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। ओके। आई ओनली नीड टू सी देयर फेस, देयर एनर्जी, एंड आई हैव टू टॉक। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका उनको आंसर करना पड़ता है कि उनके ओके। फ्यूचर, उनके पास्ट में क्या क्या हुआ था। या ओके, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहती हूँ कि नेचुरोपैथ क्या है? जो आप बताते या हैं ना कि नेचुरोपैथी के थ्रू भी आप पेशेंट को हील करते हैं। मैं थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहती हूँ, क्योंकि एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट मुझे लगता है अगर मुझे पता होगा ना तो आई कैन गाइड माई पेशेंट्स प्रॉपरली। तो ट्रू। उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। तो नेचुरोपैथी इज ओनली अबाउट फूड, और वो भी ऐसा फूड जो डाइजेस्ट हो जाए, जो बहुत ओके। लाइट हो। Naturopathy, we don't focus on, like nutritionist, they only focus on protein, supplements. Naturopath में supplements कहीं नहीं आते हैं। ओके। Supplements अगर आपको देने तो through only a good food, और वो भी ओके। ऐसा खाना जो डाइजेस्ट हो जाए, वो भी ऐसा खाना विच इज मोनो डाइट अगेन। ओके। नेचुरोपैथी के बहुत सारे हाइड्रोथेरेपीज होते हैं। अगर आपको कहीं भी स्टमक में कैंसर हुआ है किसी भी एरिया में, तो हीट और एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। कीमोथेरेपी के बाद वो पेशेंट लगता है कि पूरी बॉडी में उसकी हीट हो रही है, तो हम उनको गीली पट्टी का सेक बोलते हैं। उनका सर दर्द होता है तो भी इसे कि सर पे और पेट पे गीली पट्टी लगाइए, एंड इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। डेली बेसिस पे उनका वर्क करने लगता है, उनको नोजिया नहीं होता है, बॉडी में पेन नहीं होता है। एंड आई एम अरोमा थेरेपिस्ट ऑल्सो, तो मैं एसेंशियल ऑयल्स का भी सपोर्ट लेती हूँ, लाइक फॉर लेवेंडर ऑयल विच इज वेरी गुड स्ट्रेस रिलीफ।
कि पेशेंट को नंबर वन फियर फैक्टर और स्ट्रेस तो रहता ही रहता है, आप कितना भी कर लो वो लास्ट तक उसके साथ रहता ही एक छोटा सा डाउट। तो आई टेल डेली बेसिस प्लीज आप लेवेंडर ऑयल का रोल ऑन अपने साथ रखिए, और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दैट्स वेरी गुड। आपका पूरा स्ट्रेस रिलीव कर देता है, आपको काम डाउन कर देता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और बिकॉज उसको कैसे स्लीपिंग अप्लाई करना होता है? सो इट कम्स इन द रोल ऑन में ही आता है, आप अच्छी कंपनी से खरीदे तो। सो इट कम्स इन द 10 ml रोल ऑन, और आपको अप्लाई करना होता है। यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फोरहेड, यू हैव टू अप्लाई ऑन योर रिस्ट, यू हैव टू अप्लाई नेक में आगे पीछे, कान के आगे पीछे, जिस एंड आपको अरोमा लेना पड़ता है उसका, अच्छे से बहुत अच्छे से स्मेल करना होता है, ताकि वो स्मेल उसकी दैट्स अरोमा, वो अंदर तक जाए एंड आपके सारी बॉडी के एक एक नर्व को काम डाउन कर दे, शांत कर दे, तो स्ट्रेस रिलीव कर दे। एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट मैं भी यूज कर सकती हूँ उसको? Anybody can use, in fact. Then Anybody. And I think मैं यूज everybody करने should वाली हूँ। use it. I think everybody should use it. आजकल जो स्ट्रेस इज सच अ कॉमन हाँ वर्ड, मेरे बच्चों के से तो मैं इतना सुनती हूँ कि लाइक मुझे एंजाइटी हो रही है, लाइक जो हमने हमारे बचपन में कभी यूज ही नहीं किया था वर्ड एंजाइटी, वी डिडंट नो इवन वी आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो आई थिंक एवरीबडी शुड कीप दिस स्ट्रेस रिलीफ का, स्पेशली लेवेंडर प्योर ऑयल, थेरेपेटिक ऑयल, आपको अपने बैग में अपने पास तो रखना ही चाहिए। दैट्स अ और वो मस्ट, आई हम शुड से। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, You कहीं can, से भी ऑर्डर किया जा you सकता can, है? but एनी should be good स्पेसिफिक company, रिकमेंडेशन? good source. हाँ, I, वही वही yeah, मैं जानना so चाहती थी, एनी रिकमेंडेशन? yeah, so I have like a small company, Rena Essential, where I blend all the oils. तो मैं मेरे पेशेंट के कारण ये कंपनी मैंने स्टार्ट करी अरोमा थेरेपी के, and ओह it really वाओ! helps people. Yes, so you तो can order from me also. आफ्टर लाइव यू हैव टू ड्रॉप मी मैसेज ऑफ दैट Sure, लिंक, योर 100%, प्रोडक्ट। 100%. और फिर अगर लेवेंडर हो कोई, गया स्ट्रेस रिलीफ हाँ के लिए, एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। फिर लोगों के लाइक ऑल द पेशेंट्स की बॉडी में बहुत पेन होता है, उनको नींद नहीं आती, उनके काफ मसल्स दुख रहे हैं, एकदम से हाँ वीकनेस आ जाती। तो हाँ आई टेल कि पेपरमेंट ऑयल कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके प्लीज मसाज कीजिए। इट रियली इमीडिएट काम डाउन इफेक्ट देता है, एकदम मसल्स शांत हो जाती है। सो ये 2 या 3 ऐसे कुछ ऑयल्स है जो आई थिंक एवरी कैंसर पेशेंट के बेड साइड टेबल पे होना चाहिए, बिकॉज सोना और रेस्ट करना तो बहुत जरूरी, तभी तो नेक्स्ट डे वो कीमोथेरेपी के लिए जा पाएंगे। तो राइट। इट मैटर्स लॉट। सो हमको सारे एरिया, अरोमा थेरेपी हो गई, नेचुरोपैथी हो गई, सब चीजों का सहारा लेना है। सो देयर आर मेनी हाइड्रोथेरेपीज। अभी हिप बात होता है, टब बात होता है, जिससे सारे इन्फेक्शन निकल जाते हैं। आप ठंडे पानी और गर्म पानी का सेक कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है इन सब से, ठंडे और गर्म से। तो जो पूरा जो खून है, ब्लड नीचे जाके बैठ जाता है, एंड बिकॉज कैंसर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं इनिशियली, तो दे कांट डू। हम फोर्स करते, पुश करते कि आपको करना चाहिए, बट इनिशियली थेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान, रेडिएशन के दौरान थोड़ा वीकनेस आ जाता है, वो नहीं कर पाते। तब आई सजेस्ट देम राइट। फॉर दिस थेरेपी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता रहे उनकी बॉडी में। नहीं, तो आई थिंक देयर मुझे द रूल लगता कम्स। है कि जब कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है थ्रू रेडिएशन, थ्रू कीमोथेरेपी, तो एटलीस्ट ये चीजें तो की ही जा सकती हैं आराम से। थेरेपीज हो गए, क्योंकि इसमें तो आपको एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशंस लगानी पड़ रही है। क्योंकि देखो जनरली ना हम क्या बोलते हैं ना, कि अगर आपका कीमोथेरेपी चल रहा है या फिर कुछ और इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप बाकी चीजों को जो ले रहे हो, जो खा रहे हो, उनको मिक्स मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा, राइट? ट्रू। बट एक्सटर्नल एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो इनफैक्ट हीलिंग का काम कर रहा है, स्ट्रेस रिलीफ का काम कर रहा है, पेशेंट को एक साउंड स्लीप देगा, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक ये चीजें छोटी छोटी होती है, लेकिन बहुत मैटर करती है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करने के लिए। छोटी छोटी चीजें रियली, आपने जैसे बोला है, एक छोटा छोटा चीज भी, लाइक अगर आपने लेवेंडर ऑयल यूज कर लिया, आपने एक थेरेपी हॉट फुट बात कर लिया, आपके पैर के दर्द चला गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, तो छोटी छोटी सी थेरेपी और छोटी छोटी चीज ऑल्सो वैल्यूज अ लॉट, मैटर्स अ लॉट। डॉक्टर रेखा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डू यू सजेस्ट, लाइक अभी पेशेंट को कीमोथेरेपी के दौरान, रेडिएशन के दौरान काफी डेफिशिएंसी हो जाती है vitamins और minerals की, so do you suggest supplements during the treatment? जनरली वी अवॉइड एंटीऑक्सीडेंट ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट, क्योंकि ये हमने, मतलब ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं बट कुछ लोग नहीं करते हैं। बट जो मैंने अभी एक न्यूट्रिशन की बुक मैंने पढ़ा था, उसमें जो पढ़ा था ना, उसमें ये था कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है,
राइट। और जब हम कोई भी साइटोटॉक्सिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इट मीन्स कि वी वांट टू किल दैट एबनॉर्मल सेल, but when you are giving that antioxidant to body or to that cell, somehow it will resist to that treatment, तो ये इफेक्ट को काउंटर करेगा। तो जनरली आधे लोग तो ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जनरली नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कॉल अगर जानना चाहते हो तो मैं सप्लीमेंट्स लाइक जैसे कि किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो मैं हिमैटनिक्स एडवाइस करती हूँ, कैल्शियम कम है तो मैं कैल्शियम की टैबलेट्स, विटामिन डी कम है उसके सैशे। बट अगर आप ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट की बात करोगे, वी डोंट एडवाइस। हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे पेशेंट आई हैव सीन के डॉक्टर्स उनको सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं, और पोस्ट सर्जरी एंड पोस्ट कीमो आल्सो डॉक्टर्स डोंट। नहीं, सप्लीमेंट्स हम देते हैं बट एंटीऑक्सीडेंट भी अवॉइड। हाँ, राइट। एंड बिकॉज इट कैन हाँ, and during treatment only, after completion of treatment, in follow up we advise, we say कि you have to take this antioxidant, क्योंकि वो तो उनकी बॉडी के लिए जरूरी ही है हीलिंग के लिए। बट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये फैक्ट है कि ऑन्कोलॉजिस्ट अवॉइड टू प्रेस्क्राइब एंटीऑक्सीडेंट, बट देयर आर अदर सप्लीमेंट्स लाइक हिमैटनिक्स, कैल्शियम, विटामिन डी, many more vitamins deficiency we advise, but antioxidant we don't. डॉक्टर रेखा, एक बहुत ही जनरल कॉमन लैंग्वेज में लाइक पीपल टॉक, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं कि कीमोथेरेपी खत्म हो गया अब रेडिएशन के लिए जाना, तो उनका एक बहुत ही वो एक छोटा सा वो एक बोलते हैं कि यार रेडिएशन तो पूरा जला देगा बॉडी को। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो रेडिएशन तो पूरी बॉडी को जला देगा, इट्स फायर, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। सो इज इट राइट कि इट्स ये कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकता है, एंड रिकवरी है इसमें कि क्या है? एक्चुअली ये ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोगों के मन में ना जैसे रेडिएशन ट्रीटमेंट बताते हैं ना, उनके मन में बहुत ज्यादा डर आ जाता है, क्योंकि रेडिएशन अपने आप में एक ना थोड़ा फियरफुल वर्ड है रेडिएशन, राइट। मुझे याद है मेरा एमबीबीएस के बाद वाले दिन जब मैं एमडी करने जा रही थी रेडिएशन में, तो मुझे मेरे बैचमेट ने भी बोला कि भाई तू रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्यों कर रही है, इतनी डरावनी ब्रांच है, रेडिएशन में हैजार्ड होता है। क्योंकि रेडिएशन आज की डेट में ना हो गया है रेडिएशन ट्रीटमेंट। एंड दूसरा, अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें ना, तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट हमेशा लोकल होते हैं। मतलब जहां मैं रेडिएशन दूंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेड एंड नेक कैंसर के लिए रेडिएशन दे रही हूँ, मैं इस हिस्से के लिए रेडिएशन दे रही हूँ, तो इस हिस्से से, इस जगह के ऑर्गन से रिलेटेड साइड इफेक्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ तो ब्रेन से जुड़े हुए आ जाए, या ब्रेस्ट से जुड़े हुए आ जाए, पेट से जुड़े हुए आ जाए, नहीं। रेडिएशन साइड इफेक्ट ऑलवेज लोकल, राइट। बट वो जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, दैट इज कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट, कि जब पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है तो वो सिस्टमिक लगती है, और उसके जो साइड इफेक्ट आते हैं ना वो सिस्टमिक आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कीमोथेरेपी वाले पेशेंट जनरली नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, सेल काउंट्स कम, लॉस ऑफ हेयर्स, फटीग, मैलेज, सारी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। रेडिएशन वाले पेशेंट कैसे आएंगे आपके पास ज्यादातर? अगर मुंह के कैंसर के पेशेंट्स है, मुंह में छाले हैं, यहाँ की स्किन हट गई है, अगर मेल है तो यहाँ पे बियर्ड पैची हो गई है, फटीग है, ड्राइनेस है, ये सारे साइड इफेक्ट आएंगे। लेकिन वो आपको यहाँ के रेडिएशन वाले पेशेंट कभी आपको नहीं बोलेंगे कि मुझे लूज मोशन लग गए रेडिएशन से, अंटिल अनलेस कि मैं एब्डोमेन का रेडिएशन ना दे रही हूँ पेशेंट को। ओके। तो अगर मैं किसी एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी के लिए रेडिएशन दे रही हूँ, पेट वाले हिस्से के लिए दे रही हूँ, तो उससे जुड़े हुए साइड इफेक्ट आएंगे। पेशेंट को लूज मोशन लग जाते हैं, पेशेंट को पेन इन एब्डोमेन होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। बट अगर मैं यहाँ के लिए रेडिएशन दे रही हूँ तो पेट से जुड़े हुए साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, और अगर मैं पेट के लिए दे रही हूँ तो यहाँ से जुड़े हुए साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट हमेशा लोकल आते हैं। एंड मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि रेडिएशन के साइड इफेक्ट दो तरह के होते हैं हमेशा हर कैंसर में। एक्यूट मतलब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एंड लेट साइड इफेक्ट, जब सारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, पेशेंट को 6 महीने के बाद कुछ साइड इफेक्ट आना शुरू होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि वो लेट हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है बॉडी में। अब जैसे कि हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन कितनी लैक्स है, राइट। बक्कल म्यूकोसा के लिए रेडिएशन दिया तो पहले तो मुंह में छाले, सूखापन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये साइड इफेक्ट आएंगे। लेकिन उसको 1 साल के बाद जाके यहाँ पे बहुत टाइट लगेगा। मतलब अगर पेशेंट ऐसे छुओगे तो लगेगा कि आपने लकड़ी पे हाथ रखा है। तो दिस इज लेट साइड इफेक्ट। ओके।
तो कुछ साइड इफेक्ट आर मैनेजेबल एंड कुछ साइड इफेक्ट नॉट मैनेजेबल. ओवर द टाइम people or patient start living with those side effects. This is bitter truth of these treatments. ट्रीटमेंट, यस. तो पर डॉक्टर फिर भी अगर वो लाइफस्टाइल ही चेंज कर दे विद गुड प्राणायाम, गुड योगा, गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंज, फिर भी ये साइड इफेक्ट्स बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल बहुत जरूरी है ये आपकी ट्रीटमेंट जर्नी को फ्यूल देती है ये चीजें. आप फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर मैं मुंह के कैंसर की बात करूँ, पेशेंट को रेडिएशन लगना शुरू हुआ, मुंह में छाले आ गए, उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, तो क्या होगा? पेशेंट का वेट कम होता चला जाएगा, पेशेंट की इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएंगे, राइट? बट अगर हमने डाइट के थ्रू उसका ध्यान दिया, न्यूट्रिशन के थ्रू उसका ध्यान दिया, रिहेबिलिटेशन पे ध्यान दिया, मेंटल हीलिंग स्ट्रॉन्ग करी, तो वो साइड इफेक्ट उसको आएंगे ही नहीं. True. तो खाना पीना बहुत अपना अच्छा रखेगा, अच्छी न्यूट्रिशन को इम्यूनिटी अच्छी मिलेगी, इन्फेक्शन कम होगा. आप सोचो, मतलब साइड ट्रीटमेंट रिजल्ट्स विल बी पोल्स अपार्ट. मतलब किसी का इतना खराब ट्रीटमेंट है जो ध्यान नहीं दे रहा, किसी का बहुत सुपर ट्रीटमेंट है जो बहुत ध्यान दे रहा है. तो मैं कहती हूँ कि जो आपने बोला ना, डाइट, रिहेबिलिटेशन, नेचुरोपैथी, मेंटल हीलिंग, ये पिलर्स हैं किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट के पेशेंट के लिए. यस, बिल्कुल पिलर्स हैं. और वो कितने दुख की बात है ना, उसके बाद एक है ये, इट वर्क्स टुगेदर एट द सेम टाइम. सारे आपको एक साथ स्टार्ट करना है. और कितने दुख की बात है ना, सारे नेग्लेक्टेड है, सारे नेग्लेक्टेड है. बस पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए, रेडिएशन के लिए चला जाता है या सर्जरी के चला जाता है, बाकी पिलर्स तो याद भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है. तो इट्स हाई टाइम दैट, राइट. मुझे लगता है ना कुछ रूल्स बन जाने चाहिए. जैसे कि अगर मेरे पास, मतलब मेरे पास क्या, किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अगर कोई माउथ कैंसर का पेशेंट जा रहा है, राइट, तो वो उसको बोले कि नहीं, पहले जाओ डेंटल कंसल्टेशन लेकर आओ, पहले जाओ न्यूट्रिशन कंसल्टेशन लेकर आओ, रिहेबिलिटेशन कंसल्टेशन लेकर आओ, तब मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगा. बट हम क्या करते हैं, नहीं, स्टार्ट करो ट्रीटमेंट, स्टार्ट करो ट्रीटमेंट, बाकी होता रहेगा, बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे. पेशेंट भी लीस्ट बॉदर, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, मेरा कैंसर खत्म करो. वो ये नहीं देखता कि ये जो कैंसर तो है ही, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी इज वेरी पेनफुल, साइड इफेक्ट विल बी वेरी पेनफुल. तो वो ये नहीं समझते कि साइड इफेक्ट कैसे कंट्रोल होंगे जब वो डाइट पे ध्यान देंगे. मतलब मेरे लिए तो, मैं सच बताती हूँ, मैंने वीडियोस में इतना बोलना शुरू कर दिया है, इनफैक्ट मैंने इतनी रील्स भी बनाई हैं कि ट्रीटमेंट जर्नी में सबसे नेग्लेक्टेड चीजें हैं रिहेबिलिटेशन, न्यूट्रिशन, पेन मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअल हीलिंग. सबका अपना बहुत बड़ा रोल है. आपके जैसा ऑन्कोलॉजिस्ट इज वेरी डिफरेंट, वेरी रेयर टू फाइंड, like at least in India, who believes in holistic healing also together. Because otherwise डॉक्टर्स को जनरली लगता है दे आर वेरी बिजी. आप लोग बिजी भी बहुत रहते हैं, मानते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है ना, आपकी डे, और इतना नेगेटिविटी भी है आपके सराउंडिंग में. बट बहुत कम डॉक्टर्स होलिस्टिक हीलिंग में मानते हैं. बट एज यू, आप लाइक, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग. ये अच्छी की तरफ जा रहा है सबकी. ऑन्कोलॉजिस्ट भी अगर साथ में हम लोगों को लेके चले तो इट रियली मैटर्स अ लॉट. सो एक चीज है, मेरे को एक ऐसे इंसिडेंट याद आ गया. आई वॉज, मैं एक सर्जन डॉक्टर है जो मेरे फ्रेंड है, उनसे मिलने गई थी, एंड हॉस्पिटल में आई वॉज वेटिंग आउटसाइड. मैं बाहर चेयर पे वेट करी थी जहाँ सारे पेशेंट वेट करते हैं. तो वहां पे तीन चार पेशेंट ऐसे थे मेरे पास जो बैठे हैं, वो लोग मेरे से, अच्छा आप भी कैंसर के लिए आए क्या, मतलब इतना डर डर के पूछ रहे हैं. ओके आप, हाँ. देन आई सेड नो, आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम डूइंग दिस. फिर देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चन कि डॉक्टर बताइए कौन सा डॉक्टर अच्छा है, हम किसके पास जाए, हम अभी कीमोथेरेपी कराए कि हम रेडिएशन कराए कि इस पार्ट का सर्जरी कर. मतलब डॉक्टर, फियर तो है ही, पर कंफ्यूजन भी बहुत है इस चीज में. दे डोंट नो कि अगर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उनको सबसे पहले किसके पास जाना है. एक ये थिंग भी मिसिंग है. बहुत, बिल्कुल सही कहा. ये थिंग भी मिसिंग है कि उनको कोई गाइड कर दे कि वेयर टू गो. एंड देन वो लोग 2 से 3 से 4 ओपिनियन लेते हैं, और बहुत सी बार कुछ लोग सेम बोलते हैं और बहुत सी बार ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, एंड दे अगेन गेट कंफ्यूज. तो ये चीज बहुत खराब है. आई थिंक इस चीज पे भी हम सबको साथ में मिलके वर्क करना चाहिए. यू आर राइट. पता है इसमें इशू कहाँ पर आता है कि लोग ना कैंसर और कैंसर से जुड़ी बातें ना सुनना चाहते हैं, ना डिस्कस करना चाहते हैं. अब आप मुझे बताओ, अगर कोई कुछ बता रहा है तो लोग पता है इसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, अरे यार क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो यार, ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, अरे यार प्लीज चेंज द टॉपिक.
आप समझ रहे हो? या अगर मैं किसी को कुछ बताऊं, जैसे फॉर या एग्जांपल मैं या एक कॉमन प्लेस में बैठी हूँ, कहीं कहीं अच्छी सी पार्टी चल रही है, सब लोग अपने अपने अच्छे अच्छे डिस्कशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस के डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने बता दिया आई एम ए कैंसर डॉक्टर, और आपको पता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, पता है दे विल स्टेयर एट मी कि यार क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, अच्छी खासे माहौल को क्यों खराब कर रही हो, ट्रू समझ रहे हो? तो ट्रू। लोग बात ही नहीं करना चाहते। अब जब तक अरे मैं लोगों की बात बताती हूँ, छोड़िए मैम, इनफैक्ट मेरी मॉम भी नहीं सुनना चाहती है। लाइक मुझे लगता है कि मैं भी किसी से शेयर कर, नहीं नहीं ऐसी नेगेटिव बात मत कर, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे ना, इवन दे डोंट वांट टू हियर। बट दे शुड नो कि अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं हम, नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर रेखा, एम आई ऑडिबल? गाइस प्लीज थम्स अप दिखाइए, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? या सो आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, डॉक्टर रेखा हैज टू लीव and we'll try connecting with her again. Yeah. So, so yeah, I think she's back. Thank you guys to see this live session. Thanks to you. This is only to create awareness, और जो common myth है उसको उसको solve करने के लिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं. And there are many myths जो हमको solve करने हैं. And as per the data worldwide और इंडिया में कैंसर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एंड एज पर द स्टडी बोला जाता है कि आफ्टर 2 or 3 years हर घर में एक कैंसर पेशेंट होगा. एवरी 4th or 5th मेंबर विल बी अ कैंसर पेशेंट. सो लेट्स गेट अवेयरनेस, लेट्स ट्राई प्रिवेंटिंग इट, लेट्स चेंज आवर लाइफस्टाइल, लेट्स चेंज आवर फूड हैबिट. और आई ओनली टेल ऑल माई पेशेंट्स, जो प्रिवेंशन की तरफ भी बहुत से लोग आते हैं, तो एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि आजकल लोगों में, कुछ लोगों में अवेयरनेस बहुत अच्छी है. पीपल रियली सॉरी, या सो पीपल, कुछ लोग तो मेरे बहुत अच्छे ऐसे अच्छे पेशेंट है जो पहले से बोल देते कि डॉक्टर मुझे ये हुआ, ये बता दीजिए, ये हुआ, ये बता दीजिए. कुछ लोगों में अवेयरनेस बहुत ही अच्छे से है, बट बहुत सारे स्टिल 80% 90% अवेयरनेस नहीं है. सो प्लीज आई वॉन्ट कि आप प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी, अगर इफ यू गेटिंग नॉलेज, इफ यू गेटिंग एजुकेटेड, प्लीज ये शेयर करते रहिए. कैंसर इज नॉट अबाउट नेगेटिविटी. कैंसर के बारे में बात इज अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस हमारे सराउंडिंग में, हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ, कि कैंसर से कैसे बचना चाहिए, और हो जाए तो क्या करना चाहिए. एंड अगर आप उससे बच के निकल गए हैं तो एज ए सर्वाइवर, व्हाट इज द लाइफस्टाइल यू हैव टू लीव, राइट? एंड कैंसर में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ऑल्सो प्लेज बिगेस्ट रोल. हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में बोला जाता है प्राणा. सो प्राणा कम्स फ्रॉम ब्रीदिंग ऑक्सीजन. हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा CO2 भरा है, बहुत ज्यादा पॉइजन भरा है एज ए CO2, जो हमको एवरीडे बेसिस निकालना है. बहुत सी बारी हम नॉर्मल अगर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग भी गलत तरीके से करते हैं. सो आई थिंक इफ यू वर्किंग इन योर ऑफिस, 5 से 10 बारी 5 5 मिनट का टाइम निकालना है और आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है. यू टेक, आप अच्छे से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल से. तो दैट प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ऑल द प्राणायाम 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इन द नाइट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. क्योंकि एज पर द आयुर्वेदा, एज पर द नेचुरोपैथी, कैंसर सेल्स वहां पे डेवलप नहीं होते हैं जहां पे बहुत सारा ऑक्सीजन होता है. इसलिए हमारी बॉडी में हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करना है, जिससे कैंसर सेल्स और ट्यूमर बिल्डअप ना हो, डेवलप नहीं हो, उनका ग्रोथ नहीं हो. एंड अगेन, एज पर टॉकिंग द फूड, यस, हमको हमारी प्लेट, हमको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना है. हमको ओमेगा 3 लेना है एज ए फ्लैक्सीड्स, एज ए वॉलनट्स. हमको हमारे खाने में प्रोटीन लेना है, मिल्क
प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करना चाहिए. यू शुड रियली कंज्यूम गुड टोफू. टेम्पे बहुत अच्छा आ रहा है अभी. यू कैन रियली हैव दाल के सूप्स. और प्रोटीन इज नॉट ओनली इन द मिल्क या दालें. प्रोटीन बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी मिलता है, बहुत सारे नट्स और सीड्स में भी मिलता है. वी रियली हैव टू हैव गुड फैट्स ऑल्सो. फैट्स की भी बहुत जरूरत होती है. वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 tablespoon in your early morning juice, green juice is really good. So हमको हर चीज का ध्यान देना है. आई थिंक डॉक्टर रेखा इज नॉट एबल टू ज्वाइन. I'll again try inviting her. Yeah. Yes. Hi, I'm audible. Hi. Yes, yes, we एक्चुअली can पता hear नहीं you. क्या इशू आ रहा था, Yeah, बीच बीच में ना फ्रीज हो रहे थे, आवाज भी नहीं आ रही थी. yeah. I think, yeah, रेखा मैम की तरफ से काफी टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है. यस. बाकी आपके और सारे प्लीज गाइस आस्क अदर क्वेश्चंस आल्सो. वी हैव, आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड अभी तक तो आपके सारे क्वेश्चंस जो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. एंड एज डॉक्टर रेखा इज जॉइनिंग अस, और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे उनसे पूछना है. नहीं तो कोई बात नहीं, वी विल डू मोर लाइव्स. हम और करेंगे. या. And after this session, within this week, I'll try to make more of the videos for the foods, for the fruits, for you should eat. So yeah, I was talking कि आपकी प्लेट में कलरफुल वेजिटेबल्स होना चाहिए. कैंसर के लिए स्पेशली पर्पल कलर कम्स इन अ पर्पल कैबेज, पर्पल ग्रेप्स. पर्पल कलर वेजिटेबल्स पे फोकस करना चाहिए. रेड कलर लाइक टोमेटो इज रियली वेरी गुड. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज गुड. ब्रोकली इज गुड. अभी स्टडीज और प्रूवन रिजल्ट है कि माचा टी इज ऑल्सो वेरी गुड to prevent cancer, and during the treatment it's really good. You can mix in the coconut milk or almond milk and you can really have it. So बहुत सारी स्टडीज हो रही है, बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है, बहुत सारे रिसर्चेस हो रही है. तो इफ यू, अगर आप केयर गिवर है, आप पेशेंट हैं, आप पेशेंट के फैमिली मेंबर है, तो इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो. ये की बन जाता है कि आप भी अपनी रिसर्च कीजिए. आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं, तो अपना नॉलेज लेके जाइए एंड डिस्कस कीजिए. आई ऑलवेज टेल मेरे पेशेंट को, हमेशा बोलते हैं आप मेरे पास हजारों क्वेश्चन थ्रो कीजिए एंड आई एम देयर टू आंसर. पर अगर आप स्टडी और रिसर्च करके आएंगे, अपना अपना पूरा काम करके आएंगे, तभी तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे. सो इस चीज में अवेयरनेस, आपका रिसर्च बहुत जरूरी है. सो यस. So now, for the cancer patient, there's one question that what is the best diet? So for, as मैंने पहले बताया था कि the cancer patient जिसको head and neck का cancer है, उस पर हमारी आज बहुत ज़्यादा बात हुई है. And people who are not able to gulp or not able to swallow, तो they can really have, जनरली इंडिया में बोला जाता है कुछ आयुर्वेदिक काढ़ास होते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग दे कैन रियली हैव टर्मरिक, कर्क्यूमिन के कैप्सूल्स ले सकते हैं. दे कैन रियली फोकस, वी शुड फोकस ऑन मोरुंगा. मोरुंगा की लीव्स आर रियली गुड. मोरुंगा जो ड्रम स्टिक इज रियली वेरी गुड. मोरुंगा की छाल का काढ़ा भी बहुत अच्छा होता है. देन कड़वा नीम इज रियली गुड. टर्मरिक, आंवला एंड जिंजर का शॉट इज रियली वेरी गुड, जो आप छोटे से शॉट के रूप में रोज ले सकते हैं. लिक्विड इन कोकोनट और एनिमल मिल्क में आप मिल्क के साथ आप कुछ मिल्क ले सकते हैं. आप नारियल पानी पी सकते हैं दिन में 2-3 बार. अगेन इसमें अगेन आपको अपने लेवल्स चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज आफ्टर एवरी कीमो या रेडिएशन के बाद जनरली पोटेशियम, सोडियम, एल्बियम, इन सब के क्या लेवल्स है, यू रियली हैव टू चेक. क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर विल से कि नारियल पानी और बनाना एकदम स्टॉप करना है. तो एवरी पेशेंट इज डिफरेंट और हर पेशेंट के लिए डाइट डिफरेंट होता है. सो रियली हैव टू डिस्कस एंड टेक सजेशन फ्रॉम योर न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या आपके डॉक्टर के साथ. आप अपनी मर्जी से कुछ भी मत कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो बहुत
मिस मतलब बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, लेवल्स बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं। आफ्टर एवरी रेडिएशन एंड कीमो लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं। हो सकता है अचानक से आपका आयरन लेवल बढ़ा हुआ आ जाए, देन यू हैव टू कंट्रोल ऑल दोज फूड्स। सो यू रियली हैव टू, आपके ब्लड टेस्ट, आपके ब्लड रिपोर्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं इस चीज में। अभी जैसे डॉक्टर रेखा ने बोला कि जब वो पेट का रेडिएशन देती है तब उनके पेट में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले होते हैं, तो देर कम वहां हमारा रोल आता है, वहां नेचुरोपैथ का रोल आता है, जहां हम उनके जो पेट में हीट है, जो पेट में उनके स्किन का कलर चेंज हो जाता है ना, स्किन बर्न हो जाती है, तब हमारा रोल आता है कि हम उनको गीली पट्टी बोलते हैं, एंड देयर इट वर्क वंडर। सो वी ऑल वर्क टुगेदर। एंड डाइट तो मैंने आपको बता दिया, इट शुड बी कंप्लीट डाइट। आपकी प्लेट में कलरफुल वेजिटेबल्स होना चाहिए, आपकी प्लेट में नट्स एंड सीड्स होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, थोड़ा सा अगेन इन मॉडरेशन। ऐसे नहीं कि आप टोटल फोकस आपकी रोटी और चावल पे करें, बिकॉज कैंसर कीमोथेरेपी और रेडिएशन के दौरान लाइक बहुत सारा विटामिन और मिनरल का डेफिशिएंसी हो जाता है, और तब पेशेंट बहुत कम खा सकता है। एक तो उसके माउथ का टेस्ट चेंज हो जाता है, उसके खाने का मन नहीं करता है, और वो खा भी बहुत कम सकता है। तब मेक श्योर पेशेंट को भी ध्यान रखना है और उसके केयर गिवर को भी ध्यान रखना है कि ही और शी इज हैविंग एनीथिंग, उसको वो स्पून में वो देखे कि ये जो है इसमें उसकी विटामिन मिनरल और वो सारी चीजें हैं। सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कि वो सिर्फ चावल ही खा रहा है, बिकॉज चावल में कुछ भी नहीं है, अगेन इट्स ओनली फूड स्टार्च एंड कार्ब्स। सो रियली हैव टू फोकस कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान उसके पेट में क्या जा रहा है, राइट। यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर इलेक्ट्रॉइड्स लेवल, हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान देना है, विच इज वेरी बिगेस्ट फैक्टर, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हाइड्रेशन या लिक्विड पे, लोग लिक्विड को समझते हैं कि अगर मैंने लिक्विड 2 4 5 10 गिलास पी लिया तो मेरा पानी का पूर्ति हो गया। नहीं, लिक्विड जूसेस इज सेपरेट एंड पानी इज सेपरेट। आपको पानी आपकी बॉडी के हिसाब से जितना बोला जाता है 2 3 4 लीटर, वो अलग ही है। प्लेन वाटर मीन्स प्लेन वाटर, राइट। आपको दिन में 2 या 3 बार इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेना चाहिए, अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड थोड़ा सा 3 या 4 बूंद लाइम के, एंड मिक्स इट, एंड इट रियली गिव्स यू एकदम से बूस्ट अप एनर्जी। बिकॉज ऐसे में लो बीपी ऑल्सो शूट्स अप, एकदम से ऊपर चला जाता है, एकदम से नीचे लो या हाई हो जाता है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट द फूड। एंड बाकी एवरी पेशेंट के लिए हर खाना अलग, स्पेसिफिक टेलर मेड डाइट होता है, राइट। सो सॉरी गाइस, टुडे हमारा लाइव सेशन आज डॉक्टर रेखा से बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच ठीक से हो नहीं पाया है। We will again come back with the next session, and you can always send me personally, आपके क्वेश्चन हमेशा भेज सकते हैं, and we will cover it. And thank you for coming. Namaste. Thank you for listening to us. Thank you.